कहानी को पूरा सुने, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का हिस्सा बने। अहमदपुर एक छोटा सा गांव था जहां की गलियों में जीवन की सादगी और संघर्ष दोनों साथ साथ चलते थे। कविता के गांव की हर लड़की की तरह बचपन में ही शादी के सपने देखे थे। 17 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई, एक ऐसे लड़के से जो शहर में छोटी मोटी नौकरी करता था। उसकी एक बेटी थी रिया, जिसकी हंसी से उनका छोटा सा घर गूंजता रहता था। कविता को लगा यही तो है खुशहाल जीवन, पर नियति के मन में कुछ और ही था। एक दिन उसके पति की अचानक तबीयत खराब हुई और वे दुनिया से चल बसे। कविता सिर्फ 21 साल की थी जब वह विधवा हो गई और उसके हाथ में 1 साल की रिया का भविष्य था। पति की मृत्यु के बाद कविता पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। गांव के लोग, रिश्तेदार सब सहानुभूति जताते, पर कोई मदद को आगे नहीं आता। उसके अपने माता पिता भी गरीब थे। उनका बोझ बनना कविता को मंजूर नहीं था। कुछ महीनों बाद रिश्तेदार के कहने पर उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर दी गई जो दूर के एक शहर में मजदूरी करता था और जिसका एक बेटा था, अर्जुन। अर्जुन अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार और शांत था। कविता ने रिया और अर्जुन दोनों को अपने जिगर का टुकड़ा माना। वे दोनों एक ही छोटे से कमरे में सोते थे जहां उन्होंने अपनी दुनिया बना ली थी। कविता का दूसरा पति भी मेहनती था और उसकी किस्मत भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। 1 साल बाद वह एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हुआ और अस्पताल में कई दिनों तक जूझने के बाद चल बसा। कविता फिर से अकेली हो गई। इस बार उसके साथ 2 बच्चे थे, रिया और अर्जुन। अहमदपुर में उसका कोई नहीं था। उसे लगा कि अब उसे शहर जाना होगा जहां कम से कम काम तो मिलेगा। कविता अपने दोनों बच्चों को लेकर एक छोटे से शहर में आ गई। उसने किसी तरह एक कमरा किराए पर लिया। मकान मालिक गणेश चाचा स्वभाव के थोड़े रूखे थे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सहारा भी देते थे। कविता ने घरों में काम करना शुरू किया, बर्तन मांजती, कपड़े धोती, बस यही सोचती कि बच्चों को 2 वक्त की रोटी कैसे मिले। उसकी कमाई से किराया और खाने का खर्च मुश्किल से निकलता था। एक दिन जब कविता का घर लौटी तो उसने देखा कि रिया और अर्जुन के कमरे की छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा हुआ था। गनीमत थी कि बच्चे उस वक्त स्कूल गए थे। गणेश चाचा को बुलाया गया। उन्होंने देखा और कहा कि मरम्मत में अच्छा खासा खर्चा आएगा। कविता के पास इतने पैसे नहीं थे। अब रिया और अर्जुन को मजबूरन एक ही कमरे में सोना पड़ता था, जिसमें पहले से ही कविता सोती थी। यह तीनों के लिए मुश्किल था, पर कोई और चारा नहीं था। कविता दिन रात काम करती, पर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती। वह बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहती थी, उन्हें एक बेहतर जीवन देना चाहती थी। कुछ दिनों बाद कविता ने रिया में कुछ अजीब बदलाव देखे। रिया अब अक्सर रात में बेहोश होने लगी थी। कविता डर जाती, उसे डॉक्टर के पास ले जाती, पर डॉक्टर कोई गंभीर बीमारी नहीं बता पाते। कविता की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी को क्या हो रहा है। इसके साथ ही कविता ने एक बार और नोटिस की, रिया रात को अक्सर चुपचाप उठती और बिस्तर की चादर धोती थी। कविता ने कई बार उसे ऐसा करते हुए देखा, पर उसने कभी पूछा नहीं कि वह ऐसा क्यों कर रही है। रिया हमेशा चादर को बहुत छिपाकर धोती, जैसे वह कुछ छिपा रही हो। धीरे धीरे कविता के मन में एक गहरा संदेह पनपने लगा। रिया और अर्जुन दोनों अब बड़े हो रहे थे, खासकर रिया जो 13 साल की हो चुकी थी। कविता ने शहर में सुना था कि बच्चे आजकल बहुत जल्द बिगड़ जाते हैं। उसे लगा कि कहीं रिया और अर्जुन मिलकर कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे। जिस तरह से रिया रात में बेहोश होती थी और चादर धोती थी, कविता को यह सब बहुत परेशान करने लगा। उसे लगा कि बच्चे उससे कुछ छिपा रहे हैं और वह कुछ ऐसा छिपा रहे हैं जिससे उसकी इज्जत दांव पर लग सकती है। उसे अपने घर की इज्जत की चिंता सताने लगी।
अगर बच्चों ने कोई गलत काम किया तो समाज में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी, लोग क्या कहेंगे। इन विचारों ने उसे अंदर ही अंदर खोखला करना शुरू कर दिया। कविता ने बच्चों पर कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। वह उनके हर काम पर ध्यान देती, उनकी हर बात पर टोका टोकी करती। वह उनसे सीधे बात नहीं करती थी, बस दूर से ही उनकी हर गतिविधि पर नज़र रखती। रिया और अर्जुन दोनों अपनी माँ के इस बदले हुए व्यवहार से हैरान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी माँ इतनी क्यों बदल गई है। एक शाम कविता ने रिया को अर्जुन से फुसफुसाते हुए सुना। वे दोनों कुछ छिपा रहे थे और कविता को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उनका शक और गहरा हो गया। वह सोचने लगी कि बच्चे मुझसे इतनी बातें क्यों छिपा रहे हैं, कहीं वे सच में कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। असल में रिया और अर्जुन ने अपनी माँ की परेशानी देखी थी। वे जानते थे कि छत की मरम्मत के लिए पैसे की ज़रूरत है और उनकी माँ कितनी मुश्किल से पैसे कमाती है। एक दिन स्कूल में उनके दोस्त ने बताया कि कैसे वह छोटे जानवरों की देखभाल करके पैसे कमाते हैं। रिया और अर्जुन ने यह बात सुनी और उन्हें एक विचार आया। स्कूल के रास्ते में एक पुरानी खंडर हो चुकी बिल्डिंग थी। वहाँ कुछ आवारा बिल्लियाँ रहती थी जिन्होंने हाल ही में छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया था। रिया और अर्जुन ने चुपचाप उन बिल्लियों के छोटे छोटे बच्चों को अपने कमरे में ले आया। वे दिन में स्कूल जाते और रात में चुपचाप उन बच्चों की देखभाल करते। उन्होंने इंटरनेट पर खोजा तो पता चला कि कुछ लोग छोटे दुर्बल नस्ल के बिल्लियों के बच्चों को खरीदते हैं। उनका विचार था कि वे इन बिल्लियों के बच्चों को पालेंगे और जब वे थोड़े बड़े और स्वस्थ हो जाएंगे तो उन्हें बेचकर छत की मरम्मत के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे। कविता को यह सब पता नहीं था। रिया और अर्जुन को पता था कि अगर उनकी माँ को बिल्लियों के बच्चों के बारे में पता चला तो वह उन्हें घर में रखने की अनुमति नहीं देगी, क्योंकि उन्हें घर में जानवर पालना पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने यह सब चुपचाप करना शुरू कर दिया था। अब बात करते हैं रिया के बेहोश होने की। असल में रिया को बिल्लियों के रोए से एलर्जी थी। जब वह बिल्लियों के बच्चों के साथ ज़्यादा देर रहती थी या उनके रोए उसके कपड़े पर लग जाते तो उसे सांस लेने में दिक्कत होती थी और वह बेहोश हो जाती थी। यह बात कविता को पता नहीं थी। रिया भी अपनी माँ को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर माँ को पता चला कि वह बिल्लियों के बच्चे की देखभाल कर रही है तो वह गुस्सा होगी और उसके पैसे की योजना पर पानी फिर जाएगा। चादर धोने की बात भी बिल्लियों से जुड़ी थी। बिल्लियों के बच्चे कभी कभी बिस्तर पर गंदगी कर देते या उनके रोए चादर पर रह जाते थे। रिया जल्दी से चादर धो देती ताकि माँ को पता न चले और बिल्लियों की महक भी न आए। यह सब उसकी मासूम कोशिश थी जो उसकी माँ की आंखों में संदेह का कारण बन रही थी। कविता का संदेह इतना बढ़ गया कि एक रात वह सो नहीं पाई। उसने ठान लिया कि आज वह सच का पता लगा कर रहेगी। आधी रात को रिया फिर से बेहोश हो गई। इस बार कविता बहुत डर गई। उसने अपनी पड़ोसी शारदा बुआ को बुलाया। शारदा बुआ तुरंत आ गई और उन्होंने रिया को संभाला। जब रिया को होश आया तो कविता अपने गुस्से और डर को संभाल नहीं पाई। उसने चिल्लाकर रिया से पूछा कि वह रात में चादर क्यों धोती है और क्यों बार बार बेहोश हो जाती है। उसका लहजा इतना कठोर था कि रिया और अर्जुन दोनों डर गए। रिया रोने लगी और अर्जुन ने अपनी बहन को बचाने के लिए हिम्मत की। उसने कविता के सामने अपना और रिया का सारा राज खोल दिया। उसने बताया कि कैसे वे छत की मरम्मत के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। उसने बिल्लियों के बच्चे और रिया की एलर्जी के बारे में भी बताया। उसने बताया कि कैसे रिया बिल्लियों की वजह से बेहोश होती है और चादर धोती है ताकि माँ को परेशानी न हो। कविता यह सुनकर स्तंभ रह गई। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि वह अपने बच्चों पर कितना गलत संदेह कर रही थी और उसके बच्चे उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे। उसकी आँखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने बच्चों पर गर्व महसूस हुआ, लेकिन साथ ही अपने अविश्वास पर पछतावा भी हुआ। बच्चों ने अपनी गुल्लक दिखाई। उसमें उन्होंने छत की मरम्मत के लिए काफ़ी पैसा जमा कर लिया था। कविता ने अपने बच्चों को कसकर गले लगा लिया और उनसे माफ़ी मांगी। उसने शारदा बुआ को भी सब बताया, जो बच्चों की समझदारी देखकर हैरान थी। अगले दिन कविता ने गणेश चाचा से बात की। उसने उन्हें बताया कि उनके बच्चे कितने समझदार हैं और उन्होंने कैसे पैसे जमा किए हैं।
गणेश चाचा भी बच्चों की यह कहानी सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने छत की मरम्मत का काम तुरंत शुरू करवा दिया और कुछ हिस्सा अपनी तरफ से भी दे दिया। कविता के जीवन में एक नई सुबह थी। छत की मरम्मत हो गई और बच्चों के बीच का बंधन पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया था। कविता ने सीखा कि माता पिता को अपने बच्चों का हमेशा विश्वास करना चाहिए, खासकर जब वे छोटे हों और उन्हें कोई बात छिपा रहे हों। उसने यह भी समझा कि हर संदेह के पीछे एक कहानी होती है और इस कहानी को समझने के लिए विश्वास और प्यार की ज़रूरत होती है। कविता ने रिया को डॉक्टर को दिखाया, जिसने एलर्जी की पुष्टि की और दवा दी। बच्चा ने बिल्लियों के बच्चों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जहां उनका ध्यान रखा जा सकते। जब कविता अपने बच्चों के साथ खुलकर बात करती थी, उनकी हर छोटी बड़ी बात सुनती थी। यह कहानी इस सीख के साथ समाप्त होती है कि माता पिता को अपने बच्चों पर हमेशा भरोसा करना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए। अक्सर बच्चे अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं और माता पिता को उनके इरादों पर शक नहीं करना चाहिए। सच्चा प्यार और विश्वास ही किसी भी रिश्ते की नींव होता है और जब ये मजबूत होते हैं तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। यह सिर्फ एक छत की मरम्मत की कहानी नहीं थी, यह एक माँ के विश्वास की मरम्मत की कहानी थी। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों को ये ज़रूर भेजिएगा ताकि वो भी अपने बच्चों पर विश्वास करें, ना कि शक।